हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग एक नए यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो है एक पावर प्लांट का यूनिट है, जो है हमें इसमें मतलब बेसिकली पढ़ना है स्टीम टरबाइन के बारे में, कंडेंसर के बारे में और नोजल के बारे में। क्लियर है? तो ये जो जो मतलब कि पावर प्लांट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट में से एक बोल सकते हैं, बिकॉज पावर प्लांट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, हमारा नोजल होता है, आपका टरबाइन होता है जो कि मेन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, देन कंडेंसर भी उसका यूज़ किया जाता है। तो मतलब ये जो तीनों कंपोनेंट होता है वो, इसके पहले तो हमने बॉयलर कंप्लीट किया हुआ है, बॉयलर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है। तो उसके बाद ये जो यूनिट है इसमें प्योरली हमें टरबाइन के बारे में पढ़ना है, कंडेंसर के बारे में पढ़ना है और एक ब्रीफ में नोजल के बारे में भी पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है वो कंसेप्ट के माध्यम में एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि नोजल का काम क्या होता है, टरबाइन का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है। क्लियर है? तो एक अच्छा ओवरव्यू पावर प्लांट के लिए इस पर्टिकुलर यूनिट में देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस यूनिट का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एक स्टीम नोजल के से लेके दो हमारे क्या बोलना चाहिए, हेडिंग में ये नहीं दिया है, लेकिन सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि हमें स्टीम नोजल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना जो टॉपिक का स्टार्ट इस पर्टिकुलर यूनिट का करते हैं वो स्टीम नोजल से ही करते हैं। क्लियर है? तो नोजल होता क्या है? देखिए, नोजल आप लोग हर जगह देखे होंगे। नोजल का अगर मैं एक सिंगल लैंग्वेज में बात करूं तो नोजल का जो वर्क होता है वो हमारे फ्लो फील्ड में कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज किया जाएगा, जिस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज किया जाएगा, वो हमारा नोजल कहलाएगा। यानी कि बेसिक पर्पस क्या हो गया हमारा नोजल का, कि हमें एट द एंड पर, नोजल के एंड पर यानी नोजल के जस्ट आउटलेट पर हमें हाई वेलोसिटी ऑब्टेन हो, ऐसा कुछ हमें डिवाइस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली नोजल करता क्या है, क्योंकि जैसे देखिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ नोजल का, तो जैसे नोजल का कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा नोजल इसी टाइप का हो। कभी कभी डाइवर्जिंग सेक्शन भी हमें क्या करता था, नोजल का काम करके देता है। वो हम लोग देखेंगे कैसे कब होता है। तो जैसे सपोज करिए कि अगर मान लेते हैं कि मैं ये एक डेटम ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाइट होगा मान लेते हैं कि इसको मैं Z1 बोल देता हूँ और इसको मैं Z2 बोल देता हूँ। तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी का एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो गया। तो अब हमारा क्या बचा, प्रेशर एनर्जी बचा और काइनेटिक एनर्जी बचा। तो नोजल क्या करता है कि जो हमारे प्रेशर एनर्जी होता है उसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जो आउटलेट पे जो हमें वेलोसिटी मिलेगी, उस नोजल के आउटलेट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो हायर वेलोसिटी मिलेगी एज कंपेयर टू एंट्रेंस ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर हम नोजल का डेफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो रहा है, वेरिंग हो रहा है थ्रू आउट। जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। तो अभी देखिए, अभी के लिए बस समझ लीजिए कि अगर इस टाइप का जो सेक्शन रहेगा तो इसको हम लोग नोजल बोलेंगे, लेकिन आगे इसका है ना एक अलग से एक्सेप्शन भी आएगा। तो अभी मैं एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो जैसे ही अगर इस टाइप का सेक्शन आएगा कि यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा हो और यहाँ पे डायमीटर कम हो, तो ऐसे सेक्शन जो है वो जनरली नोजल यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट इज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर डायमीटर D1 है और यहाँ पे डायमीटर D2 है, तो D1 जो है वो ज़्यादा है D2 से। मतलब हमारा क्या रहा है, क्रॉस सेक्शन वेरिंग हो रहा है, हमेशा हर एक पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन है इसका चेंज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि इट इज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन इन विच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी यहाँ पे फ्लूइड फ्लो होगा, तो क्योंकि दोनों का डेटम सेम है तो केवल दो एनर्जी हमारे पास बचता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये फ्लूइड इस पर्टिकुलर वेरिंग क्रॉस सेक्शन से पास होगा तो इसका प्रेशर एनर्जी कम होते जाएगा और वो प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा।
तो अब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो गया। तो अब हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, अब जैसे टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन में स्टीम को बहुत हाई वेलोसिटी से जो टरबाइन का ब्लेड होता है उसके ऊपर बहुत तेजी से हम लोग इंपीज करते हैं, जिसके कारण हमारा जो टरबाइन है बहुत तेजी से रोटेट करता है। तो जब भी हम लोग, अब ऑब्वियसली देखिए स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे, तो स्टीम के जो बॉयलर होगा, बॉयलर के बाद में जो पाइप आएगा, उस पाइप के जस्ट एंड पे जैसे ही वो एंट्री करने रहा होगा टरबाइन में, तो हम एक नोजल लगा देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि हमारी टरबाइन के पास तो ऑलरेडी बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और प्लस नोजल लगा देंगे तो उसकी जो स्पीड है या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का इफेक्ट ये होगा कि वो ब्लेड को बहुत तेजी से रोटेट कर पाएगा, जिससे हमें हाई अमाउंट ऑफ पावर ऑब्टेन होगा। तो मतलब नोजल का एक अगर कंक्लूड मैं करूं तो एक सिंगल लैंग्वेज में यूज क्या हो जाएगा कि नोजल जो होता है एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन का होता है, जिसका मेन पर्पज ये होता है कि आउटलेट पे, नोजल के आउटलेट पे उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे, यानी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दे। क्लियर है? तो ये होता है हमारा नोजल। अब इसी का जस्ट एक अपोजिट और कंस्ट्रक्शन होता है और एक और डिवाइस होता है जिसको हम लोग डिफ्यूजर के नाम से जानते हैं। तो जैसे देखिए डिफ्यूजर के केस में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डिफ्यूजर का अगर मैं एक जनरल डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होगा हमारा, इसका जस्ट अपोजिट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन है, बस डिफ्यूजर में क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग प्रेशर एनर्जी में एक्सचेंज कर देंगे। नोजल में क्या हो रहा था कि प्रेशर एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजर हेयर प्रेशर एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। मतलब डिफ्यूजर में हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जबकि डिफ्यूजर में क्या हो जाएगा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर एनर्जी में, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि आउटलेट पर हमें वेलोसिटी कम मिलेगा और प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नोजल क्या है और डिफ्यूजर क्या है। दोनों जो है एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है। नोजल के केस में क्या होता है कि आउटलेट पर हमें ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी मिलता है, जबकि डिफ्यूजर के केस में क्या होता है कि ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर मिलता है। क्लियर है? तो डिफ्यूजर क्या हो गया, इट इज अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। वेरिंग क्रॉस सेक्शन ये भी है इन विच प्रेशर एनर्जी इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब प्रेशर बढ़ गया तो मतलब हम लोग इसका यूज कहां पे कर सकते हैं, जहां भी कंप्रेसर का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा प्रेशर एनर्जी को या हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर को ऑब्टेन कराना या आउटलेट पे हाई प्रेशर देना। तो वो वो कहां पे हो पाएगा, तो वो कंप्रेसर में हो पाएगा। तो यानी कि ये जो डिफ्यूजर होता है इसका यूज जो है हम लोग कंप्रेसर में करते हैं, जबकि नोजल का यूज कहां पे करेंगे कि जहां पे टरबाइन के जस्ट मतलब कि एंट्री पे करेंगे, ताकि जो स्टीम का जो स्पीड है वो बढ़ जाए, जिससे हमें ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पावर जनरेशन मिले। प्लस एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट में पीछे से जितना तेजी से गैस निकलता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से उतना तेजी से वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो वहां पे जो एयर प्रोपल्सन होता है, एयरक्राफ्ट के प्रोपल्सन में हम लोग इस पर्टिकुलर नोजल को यूज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे रॉकेट जो होता है, तो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो आप देखे होंगे कि यहाँ से गैस निकलता है, तो यहाँ रॉकेट के ये जो एंड होता है यहाँ पे नोजल लगे रहता है। तो जब यहाँ पे इसके अंदर में गैस बर्न होता है तो वो इस नोजल से वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ वो गैस निकलता है। अब उसके कारण क्या हो जाता है कि क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने थ्रस्ट से वो नीचे की तरफ गैस निकलेगा उतने थ्रस्ट से वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो रॉकेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट होने में हेल्प करेगा। तो जितना हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से अगर ये नीचे की तरफ आएगा उतने हाई अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से जो हमारा रॉकेट है ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। क्लियर है? तो नोजल का काम क्या हो गया कि आउटलेट पे वेलोसिटी को इंक्रीज करना। डिफ्यूजर का काम क्या हो गया कि आउटलेट पर प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना। क्लियर है ये? तो होप आपको यहां तक ये वाला जो पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा कि नोजल क्या होता है और डिफ्यूजर क्या होता है।
अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि नोजल के कितने कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली इसका तीन मेन हम लोग नोजल का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है आपका कन्वर्जिंग नोजल। कन्वर्जिंग नोजल मतलब क्या, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। कन्वर्जिंग नोजल मतलब क्या कि जिसका जो जब हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, तो जब हम इंट्री से लेके एग्जिट तक जाएंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होते हुए मिलेगा। कन्वर्जिंग मतलब क्या, कन्वर्ज होना। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, इसका एरिया कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहा है। तो कन्वर्जिंग नोजल का मतलब यह हुआ कि इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नोजल डिक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम इंट्रेंस टू एग्जिट, यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया है वो कंटिन्यूअसली हमारा डिक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसे नोजल को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग नोजल। क्लियर है। देन सेकेंड जो होता है वो आपका होता है डाइवर्जिंग नोजल। डाइवर्जिंग नोजल मतलब क्या, कन्वर्जिंग का जस्ट अपोजिट, कि यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो धीरे धीरे इंक्रीज बढ़ता हुआ जाएगा। तो इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नोजल इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम एंट्रेंस टू एग्जिट, यहाँ पे इंट्रेंस है, यहाँ पे एग्जिट है, तो आप देख रहे हैं डाइवर्जिंग मतलब क्या, डाइवर्ज होना। डाइवर्ज होना मतलब फैलना, और कन्वर्ज मतलब क्या होना कि एक जगह पे आके कम हो जाना। क्लियर है। तो अगर नोजल जो है वो यहाँ पे इंट्री पे अगर इसका एरिया ज़्यादा है और एग्जिट पर अगर एरिया धीरे धीरे कम होते हुए आ रहा है, तो ऐसे नोजल को हम लोग कन्वर्जिंग नोजल बोलेंगे। और जस्ट इसका अपोजिट की इनलेट पे उसकी एरिया कम है और आउटलेट पे उसका एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, तो ऐसे नोजल को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग नोजल। डाइवर्जिंग मतलब फैलना, कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज होना। एंड थर्ड जो होता है वो हमारा होता है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, मतलब कि यहाँ पे दोनों फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। इनिशियली में उसका एरिया जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे मिनिमम एरिया होता है वो मिनिमम एरिया को एक्चुअली थ्रोट बोला जाता है, और उस थ्रोट के बाद जब आप देखेंगे तो नोजल का जो डायमीटर है या नोजल का जो एरिया है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग हो जाएगा और ये डाइवर्जिंग, मतलब कि दोनों को मिला के एक नोजल बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल क्या हो गया कि इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नोजल फर्स्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज, पहले वो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कुछ ऐसा है कि पहले ये इस तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मिनिमम एरिया ऑब्टेन कर रहा है, और इसी पर यहाँ पे जो जहाँ पे हमारा मिनिमम एरिया होता है इसी को थ्रोट बोलते हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, मतलब इसका एरिया जो है फिर वो बढ़ रहा है। पहले ये कंजर्व हो रहा है, कम हो रहा है इसका एरिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट के मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद उसका एरिया मिनिमम है, इसको हम लोग थ्रोट बोल रहे हैं, और थ्रोट के बाद फिर इसका एरिया जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नोजल फर्स्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एंड द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द नोजल इज नोन एज थ्रोट, मतलब कि यहाँ पे सबसे मिनिमम एरिया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोट बोलेंगे। क्लियर है ये। तो इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ नोजल को कंप्लीट किया। नोजल क्या होता है, नोजल इज अ डिवाइस ऑफ अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन विच मेन पर्पज इज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द नोजल, वेयर एज डाइवर्जिंग डिफ्यूजर क्या हो जाएगा कि इट इज ऑल्सो अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन विच मेन पर्पज इज टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी एट द आउटलेट ऑफ डिफ्यूजर। क्लियर है। देन हम लोग डिस्कस किए टाइप्स ऑफ नोजल कि कितने टाइप से नोजल होते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वर्जिंग नोजल, देन डाइवर्जिंग नोजल एंड देन कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। कन्वर्जिंग नोजल नाम से ही क्लियर है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग इनलेट से आउटलेट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका एरिया जो है वो कम होते जाएगा। जबकि डाइवर्जिंग नोजल का मतलब डाइवर्ज होना, फैलना, स्प्रेड होना। तो जैसे जैसे इनलेट से आउटलेट की तरफ हम लोग मूव करते जाएंगे तो उसका एरिया जो है वो डाइवर्ज होते जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा।
एंड थर्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। तो इसमें दोनों टाइप का चीजें हमें मिलेगा। पहले वो एरिया मतलब पहला जो नोजल का जो पार्ट रहेगा वो कन्वर्जिंग टाइप से रहेगा, मतलब उसका एरिया डिक्रीज होता हुआ रहेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो मिनिमम एरिया है उसको हम लोग थ्रॉट बोलेंगे, और थ्रॉट के बाद अगर हम देखेंगे तो एरिया जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, मैक नंबर। इस मैक नंबर का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए रेनॉल्ड्स नंबर हमने डिस्कस किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में या इवन ये देखिए ऐसा हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये मैकेनिकल थर्मल का ही है, क्योंकि फ्लो कहीं भी हो रहा है तो वो फ्लूइड में भी ये वाला कंसेप्ट आता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मैक नंबर होता क्या है। तो ये जो मैक नंबर होता है ये रेशियो होता है कि अगर कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी है, प्लस उसी मीडियम में, जिस मीडियम में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस मीडियम में हमारी साउंड की क्या वेलोसिटी है। यानी क्या हो गया, इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो भी फ्लूइड जिस पर्टिकुलर मीडियम में फ्लो हो रहा है उसमें उस फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है, और उसी मीडियम में हमारी साउंड की क्या स्पीड है, सोनिक वेलोसिटी क्या है। क्लियर है, यानी मैक नंबर क्या हो गया, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर है, अगर मान लीजिए एयर में अगर कोई भी चीज फ्लो हो रहा है, एयर मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मान लीजिए कि हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है, तो उस समय उस फ्लूइड की क्या वेलोसिटी है, प्लस उस पर्टिकुलर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारी साउंड की क्या स्पीड है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैक नंबर। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि ये जो C की जो वैल्यू होती है, तो C जिसको कि हम लोग साउंड वेलोसिटी या सोनिक वेलोसिटी बोलते हैं, वो एक्चुअली उसको कैलकुलेट किया जाता है रूट ओवर चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन डेंसिटी एट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर है। तो पीवी का रिलेशन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या हम इसको ये लिख सकते हैं P अपॉन रो टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू हमें मिलती है रूट गामा RT। तो क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा डिटेल में हमें इसके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आप इसका लॉग ले लीजिएगा, लॉग लेने के बाद एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको C की वैल्यू इस टर्म्स में मिल जाएगी रूट गामा RT, जिसमें गामा क्या है, आइडियाबैटिक इंडेक्स होता है जिसकी वैल्यू 1.4 होती है, R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, और जो T होता है वो टेम्परेचर होता है। तो क्योंकि हमारा जो मेन यूज होने वाला है फॉर्मूला वो ये वाला होने वाला है, कभी कभी मान लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला दे देगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि C की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो C की वैल्यू होती है रूट गामा RT। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा मैक नंबर का। पहला तो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर हम बात करें तो वो होता है रूट गामा RT। क्लियर है। तो ये मैक नंबर के लिए इतना आप लोग को याद रखने की जरूरत है। अब जैसे रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे हमने किसी फ्लूइड को या फ्लो को हमने क्लासीफाई किया था कि वो लेमिनार है कि टर्बुलेंस है, वैसे ही मैक नंबर के आधार पर हम लोग जो फ्लूइड फ्लो होता है या जो भी चीज़ें स्पीड से फ्लो हो रही है उसका भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर हमारा मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे, ऐसे फ्लो कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि सब सोनिक कंडीशन है। वहीं जब m की वैल्यू 1 हो जाती है तो वैसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि सोनिक है, और जब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तब वो सुपरसोनिक हो जाता है। तो मतलब हमारा मैक नंबर का यूज़ किया है कि जो हमारा जो भी फ्लो हो रहा है, फ्लो फील्ड हो रहा है, या जो भी चीज़ किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसको क्लासीफाई किया जा सकता है सब सोनिक, सुपरसोनिक एंड सोनिक में। क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है कि हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया, जिसमें हमने नोजल के बारे में देखा, डिफ्यूजर के बारे में देखा, देन टाइप्स ऑफ नोजल में हमने कन्वर्जिंग नोजल देखा, डाइवर्जिंग नोजल देखा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल देखा,
देन इसके बाद हम समझे कि मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर क्या होता है एक्चुअली, वो किसी भी फ्लूइड जो इस पर्टिकुलर मीडियम में फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है प्लस उसी मीडियम में हमारी साउंड की स्पीड क्या है, यानी इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, कि क्या चेंज इन प्रेशर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेंसिटी एट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें सी की वैल्यू मिलती है रूट गामा आर टी। क्लियर है। और इसी मैक नंबर के बेसिस पे हम फ्लूइड को क्लासिफाई कर सकते हैं सबसोनिक, सोनिक एंड सुपरसोनिक। इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 that particular condition of flow is considered as subsonic, m equal to 1 तो सोनिक, और m is greater than 1 तो वो हो जाएगा हमारा सुपरसोनिक। क्लियर है। तो चलिए यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में इस मैक नंबर का यूज हम लोग कैसे करेंगे कि कभी कभी हमारा जो डिफ्यूज़र होता है, ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन है वो अलग अलग बिहेवियर शो करता है, मतलब एक्सेप्शन एक्चुअली यहाँ पे हम लोग एक डिटेल में देखने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, और उसका कंटिन्यूटी और मैक नंबर का यूज करके कैसे हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।